हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। हमने मार्जिनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और दो कम्युनिटीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जिनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो उनमें से एक आदिवासी और दूसरा जो है वो एक रिलीजियस कम्युनिटी मुस्लिम्स हैं। ठीक, तो आदिवासीज़ और स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को या किसी कम्युनिटी को बिना देखे बिना समझे दूसरों के कहने के मुताबिक, कहे सुने अल्फाजों के मुताबिक उसके हिसाब से एक किस्म का इमेज आप अपने जहन में बना लेते हो जो असल में सही नहीं होते उन कम्युनिटीज़ को लेकर, उन चीज़ों को लेकर। उसे हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो आदिवासीज़ को लेकर लोगों की इमेज, लोगों के जहनों में क्या इमेज बनी है। तो हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हम आम तौर पे शोकेस करते हैं आदिवासी कम्युनिटीज़ क्या अलग अलग पर्टिकुलर वेज में। तो स्कूल फंक्शंस के दौरान या दूसरे ऑफिशियल इवेंट्स के दौरान या बुक्स में या मूवीज़ में आदिवासी जो है उन्हें बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वेज में दिखाया जाता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में, हेड गियर में और उनकी डांसिंग के ज़रिए। इस किस्म की, यानी हमें सिर्फ इतना हमें पता होता है कि ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बहुत ही रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, हेड गियर इस्तेमाल करते हैं और डांस करता रहते हैं। तो इस हिसाब से हमने अपने जहनों में ये इमेज बना लिया होता है आदिवासीज़ का कि ये लोग डांसिंग से ही, बस इनकी लाइफ जो है डांसिंग है। तो हम असल में उनको समझते नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ उनके ज़िंदगियों में जानने के लिए होता है। तो इसके अलावा हम बहुत कुछ जो है उनके लाइव्स के रियलिटीज़ के बारे में जानते हैं, बहुत कम जानते हैं हम। तो इस वजह से लोगों को इन चीज़ों में बिलीव करने के लिए दे आर एग्जॉटिक, एक तो एग्जॉटिक, प्रिमिटिव और बैकवर्ड, बहुत ही पुराने और बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इस किस्म के इमेज बन जाते हैं इनको लेकर। अक्सर जो है आदिवासीज़ को ब्लेम किया जाता है उनकी लेक ऑफ एडवांसमेंट की, यानी बहुत कम वो लोग तरक्की याफ्ता है, बहुत पीछे है। और साथ साथ में चेंज को लेकर या न्यू आइडियाज़ को लेकर वो काफ़ी रेजिस्टेंस है, यानी जो नए नए चेंज आते हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि ये स्टीरियोटिपिकल टाइपिंग जो है, स्टीरियोटाइपिंग एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को लेकर किस तरह लोग जो है एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है, एक किस्म के भेदभाव लोगों के जहनों में आ जाते हैं इस स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। तो ये स्टीरियोटाइपिंग एक बुरी आदत होती है, बिना किसी को समझे, बिना जाने जो है किस्म के इमेज हम बना लेते हैं। तो इस तरह एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट। आदिवासीज़ और डेवलपमेंट, तो हमने देखा कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में फॉरेस्ट जो है आ, तमाम एम्पायर्स के जितने भी सल्तनतें बनी हैं, जितने भी यहाँ पर राजा महाराजाओं ने हुकूमत किया है, फॉरेस्ट का एक अहम रोल रहा है उनकी डेवलपमेंट में और सेटलिट सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट में भी। जो भी यहाँ पर तहजीब यहाँ पर पनपे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटल और जैसे मेटल और हो से आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, कोल एंड डायमंड्स हो गया, तो ये टिम्बर हो गया, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, बहुत सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं जिनको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जानवरों के प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्स हो गया, लेक हनी और एनिमल दम सर्विस, और जानवर खुद जैसे एलिफेंट्स हो गया, मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मीज़। ये सारी चीज़ें जो है एलिफेंट, जो बहुत सारे इम्पीरियल आर्मीज़, जो पहले की जो इम्पीरियल आर्मीज़ थे उनके एलिफेंट इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर वो। ये सारा आपको कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से आते हैं। हाँ, तो इसके अलावा कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ जो है, यानी लाइफ की जो सिलसिला है, ज़िंदगी गुजारने का समय, ये जो गुजरने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड रहा है? फॉरेस्ट पे डिपेंड रहा है। जिस वजह से बहुत सारे रिवर्स को, इंडिया के बहुत सारे रिवर्स को रिचार्ज करने में भी मदद मिले हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल साफ हो रहा है कि जो हमारे जो एयर एंड वाटर के क्वालिटी को साफ़ रखने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एक क्लीन एयर और एक क्लीन प्योर वाटर के लिए हमें फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है।
फॉरेस्ट जो है तकरीबन हमारे कंट्री के 19 सेंचुरी की बात करेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुल्क के बहुत बड़े हिस्से पर फॉरेस्ट था। और इन आदिवासी कम्युनिटीज़ को जो इन जंगलों के पास रहते थे या जंगलों में रहते थे, इन फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा इल्म था उनको। और इन मोस्ट ट्रैक्स का बहुत ज़्यादा, इन फॉरेस्ट ट्रैक्स का उनके कंट्रोल में भी था और उनकी पहुंच जो है फॉरेस्ट तक थी। तो तकरीबन कहते हैं कि मिडल ऑफ द 19 सेंचुरी तक तो उनकी पहुंच इन फॉरेस्ट पर थी। इसका मतलब ये होता है कि तो इसका मतलब ये बनता है यहाँ से कि ये बड़े बड़े स्टेट्स और बड़े बड़े एम्पायर्स जो है उन पे हुकूमत नहीं करते थे। इसके बजाय इन आदिवासी कम्युनिटीज़ पर वो ख़ुद लोग डिपेंडेंट थे। उनकी फॉरेस्ट रिसोर्स को लेकर हर एक एम्पायर को, हर एक बादशाह को फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, फॉरेस्ट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती। तो इन फॉरेस्ट रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए, उसको प्रोक्योर करने के लिए ये एम्पायर्स, ये राजा महाराजाएँ जो है इन आदिवासी कम्युनिटीज़ पर डिपेंड रहते थे। वो राजा महाराजाएँ जो इन पर हुकूमत नहीं करती थी बल्कि उन पर डिपेंड रहते थे। ये आदिवासी इतने इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो ये जो इमेज बनती है, या हमारे जो इमेज हमारे जहनों में बनी है, इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि अब हम इन आदिवासी को मार्जिनल और पावरलेस कम्युनिटीज़ मानते हैं। उस समय की बात करेंगे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ थे उन राजा महाराजाओं के लिए। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में दे वर ट्रेडिशनली रैंक्ड हंटर गैदरर्स। तो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में यानी यहाँ कॉलोनी बनने से पहले की जो दुनिया थी, जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा नहीं हुआ था, उस समय जो है हंटर गैदरर्स माना जाता था, नोमैड्स। और क्या होते थे वो नोमैड्स होते थे, यानी खाना बदोश थे। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो परफॉर्म करते थे और एक जगह बैठकर कल्टीवेशन भी करता था। तो ये चीज़ें जो है तकरीबन पिछले 200 साल तक चलते आ रहा है। आदिवासी जो है उनको चेंज, इकोनॉमिक चेंज को लेकर, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को लेकर और पॉलिटिकल फोर्स जो स्टेट ने अप्लाई किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री, इन सारे चेंजेस की वजह से वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं उन माइग्रेट करने के लिए। और इसके अलावा प्लांटेशंस में काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, या डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करने के लिए। अदरवाइज़ उनके लाइव्स ऐसे बिल्कुल नहीं था। हमारे ही गवर्नमेंट के बनाए हुए इन पॉलिसीज़ की वजह से, ख़ास तौर पर कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, ये सारे अपने जो पिछले जो ज़िंदगी थे, जो उनके तर्ज़ तरीक़े पर जो ज़िंदगी चलते थे, उसको चेंज करके इन सारे कामों को करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। तो पहली बार तारीख़ में अब उनके पास ना कंट्रोल है, ना डायरेक्ट एक्सेस है फॉरेस्ट टेरिटरीज़ में। अदरवाइज़ उनका पूरा फॉरेस्ट जो है, यहाँ अगर हम मानेंगे तो पूरी फॉरेस्ट जो है उनके कंट्रोल में था। फॉरेस्ट तक एक्सेस जो है इन आदिवासी कम्युनिटीज़ का था। ठीक, अब हमारे इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से, अब हमने उन्हें तरह तरह के कामों को करने के लिए मजबूर किया है। ठीक, तो फॉरेस्ट लैंड्स को क्लियर किया जाता है टिम्बर के लिए, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भी, एग्रीकल्चर को फैलाने के लिए भी और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी हमने फॉरेस्ट को काटा है। आदिवासी उन इलाक़ों में भी न सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज़ में रहे हैं, बल्कि उन इलाक़ों में भी आदिवासी कम्युनिटीज़ रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स था और बहुत ज़्यादा दूसरे कुदरती वसाइल थे। तो ये सारे एरियाज़ जो है जहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज थे, अब उन एरियाज़ को हम गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में लिया फॉर माइनिंग के लिए और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कोल्यूडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड्स। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम ज़बरदस्ती करके उनसे, उन ट्राइबल्स, उन कबाइलों से उनकी ज़मीन छीनी है। तो ज़्यादा तौर पर यानी हमने क्या किया है, इनकी ज़मीन जो है वो फोर्सफुली छीनी है, ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया है और प्रोसीजर्स को हमने फॉलो नहीं किया है। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से तकरीबन 50% जो पर्सनस है उनको डिस्प्लेस किया गया है माइंस की वजह से, माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से। वो सारे ट्राइबल्स थे। बहुत ज़्यादा लोग जो है इन माइनिंग की वजह से, इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से, जिन लोगों को वहाँ से बेघर कर दिया गया, जिन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, वो ज़्यादातर कौन लोग थे? 50% लोग जो है वो ट्राइबल्स थे। और एक और सर्वे के मुताबिक
ऑर्गेनाइजेशंस के वर्किंग अमंग आदिवासीज़, उन आदिवासीज़ के बीच में काम करने वाले उन ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेस के मुताबिक से तकरीबन 79% ऑफ पर्सन, जो तकरीबन 79% डिस्प्लेस किया गया आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, वो सारे कौन से लोग थे? ट्राइबल्स थे। बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीन जो है क्या हो गया है, अब दब चुके हैं। डैम्स बनने की वजह से, बड़े बड़े जब डैम्स बना दिए गए तो इन डैम्स के बनने की वजह से ज़्यादातर इन ट्राइबल्स की ज़मीन अब उन डैम्स के ज़िद में आकर दब चुके हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया में ये डैम्स, यानी आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तानियों ने जो डैम्स बनाया गया है, उन डैम्स के बनने की वजह से उनकी ज़मीन जो है उसके अंदर आके, उसके ज़िद में आके अब दब चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीनों पर अब मिलिट्राइज हो चुके हैं, मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया है। और इंडिया की बात करेंगे तो तकरीबन 104 नेशनल पार्क्स है, और ये 104 नेशनल पार्क्स जो है 40,501 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं, और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जिसके अंदर तकरीबन 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर आ जाती है। ये एरियाज़ जो है, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर पहले ट्राइबल्स रहते थे, और बाद में इन ट्राइबल्स को हमने वहाँ से हटा दिया, और वहाँ पर हमने क्या बना दिया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दिया गया, नेशनल पार्क्स बना दिया गया। तो जब उन्होंने यहाँ पर रहना नहीं छोड़ा, जारी रहा, तो उन्हें हमने क्या नाम दिया गया? ये इनक्रोचर्स है, यानी उनको हमने इनक्रोचर्स नाम दिया गया। यानी ये हमारे इस रूल्स के, हमारे जो सरकार की बनाई हुई रूल्स के, सरकार के बनाए हुए कानून को उल्लंघन करने वाले लोग हैं, इसलिए सरकारी कानून को न मानने वाले लोग, हमने उन्हें टर्म कर दिया है। तो अपनी ज़मीन को खोना और जो फॉरेस्ट तक एक्सेस थे, अब उन्हें क्या हो गया कि अब उनके लैंड्स तक जो एक्सेस थे, फॉरेस्ट तक जो एक्सेस थे, अब वो एक्सेस ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाते हैं कि उनकी जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी जो फूड की जो सोर्स थी वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी इस पहुंच को खो देते हैं ट्रेडिशनल होमलैंड्स तक, बहुत सारे आदिवासी जो है वो शहरों में पहुंच जाते हैं काम की तलाश में, जहां पर उनको एम्प्लॉय किया जाता है बहुत कम दाम पे, लोकल इंडस्ट्रीज़ में या बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत कम पैसा देकर उनको काम पर हायर किया जाता है। तो इस वजह से एक किस्म की गरीबी में वो फंस जाते हैं, और डिप्रेशन में तकरीबन 45% ट्राइबल ग्रुप्स जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और तकरीबन 35% जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो बिलो पुअर्टी लाइन, यानी गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं वो। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्राइवेशन हुआ है, उनको डिप्राइव किया गया, उनको अपने हक़ से महरूम रखा गया है। बहुत सारे ट्राइबल चिल्ड्रन जो है वो मल नॉरिश्ड होते हैं, उनको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, उनकी बचपन में, उनकी जवानी में उन्हें बराबर ग़ज़ा नहीं मिलते, जिस वजह से वो इस मल नॉरिशमेंट का या लेक ऑफ न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। उनकी अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो ट्राइबल्स में बहुत कम है, यानी शरह ख़वानदगी, यानी स्कूल जाने वाले पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो है इन ट्राइबल्स में बहुत कम होते हैं। जब इन आदिवासीज़ को डिस्प्लेस किया गया, अपने ज़मीन से उनको हटा दिया गया, वो अपने ज़मीन से हटने की वजह से, हटा देने की वजह से उनके आमदनी का सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके जो ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, रस्म रिवायात, सकाफ़त, ये सारा जो है वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, किस तरह वो रहते हैं, किस किस्म के लोग हैं, वो सारा ख़त्म हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेस। तो यहाँ देखो, दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने हमारे इस फार्मिंग लैंड को ले लिया, उन्होंने हमारे कुछ घरों को छोड़ दिया गया। उन्हें जो क्रीमेशन ग्राउंड्स थे, जहाँ पर उनको क्रीमेट किया जाता था मरने के बाद, जहाँ पर उनकी आखिरी रस्म अदा की जाती थी, उनके जो टेम्पल्स थे, वेल थे, पाउंड थे, वो सारा ले लिया। हाउ विल वी सर्वाइव? एक आदिवासी के थे, गोविंदा मरन कहते हैं, वो एक आदिवासी होते हैं जिसको डिस्प्लेस किया गया था एक रेफिनरी प्रोजेक्ट से उड़ीसा में। तो उसका ये कहना है कि उन्होंने हमारे फार्मिंग लैंड को ले लिया, हमारे कुछ घरों को ही छोड़ दिया, हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स पर कब्ज़ा कर लिया, टेंपल पे, हमारे वेल पे, पाउंड पे, अब हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे? ये गोविंदा मरन कह रहा है। तो अभी हमने देखा कि इंटरकनेक्टेडनेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमिक्स और सोशल डायमेंशन में ट्राइबल लाइफ के।
एक जगह पर जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उस डिस्ट्रक्शन का असर जो है वो दूसरे जगह पे पड़ते हैं। तो इस वजह से ये डिस्पोजेशन था, जिनको डिस्पोजेस करना, उनको अपनी उनसे उनका ज़मीन छीनना, उनसे उनका सब कुछ है, उनसे फॉरेस्ट से हटा देना और डिस्प्लेस करना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। और इसकी जो असर होती है वो वायलेंस कभी कभार एज अ रिएक्शन जो है बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज़ ने ये एक किस्म की उन्होंने बगावत, एक किस्म की रिवोल्ट भी आपको देखने को मिला। और इसके अलावा पुरतशद्दुद तरीके से उनको वहाँ से हटाना भी, यानी कभी कभार उनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंस का इस्तेमाल भी किया है। तो माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन में हम मुस्लिम्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे।